अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपके लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस को जानना बेहद जरूरी है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये टीडीएस होता क्या है, ये किन मामलों में लागू होता है, टीडीएस फाइलिंग के नियम क्या है, नियम का पालन नहीं करने पर क्या होता है। आपके मन में सवाल यह भी होगा कि मेरा टीडीएस तो काट लिया गया है, तो क्या मुझे भी आईटी रिटर्न भरना होगा। और हां, कई बार ऐसा भी होता है कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण टीडीएस काट लिया जाता है या फिर अक्सर जितना टीडीएस काटा जाना चाहिए उससे ज्यादा टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। तो ऐसी दोनों सिचुएशन में टीडीएस रिफंड के लिए क्या रिटर्न फाइल करना ही एकमात्र ऑप्शन है या इसका कोई और उपाय भी है। ऐसे ही तमाम सवाल आपके मन में भी हैं, इनके जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और टीडीएस से लेकर रिटर्न फाइल करने से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सी कमलेश कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत कमलेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू सभी दर्शकों को, आपके सभी को नमस्कार। और इनके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिजनेस एडिटर शिशिर चौरसिया जी। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो बताएं सर, टीडीएस का जो हुआ है, टीडीएस की जो एबीसी है, काखागा है, आज इस वीडियो में सभी जवाब मिल जाएंगे हमारे व्यूअर्स को। शिशिर जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेंगे। आज तो यही हमारे जो ये इनकम टैक्स कंसल्टिंग फर्म रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी जो है उसके टैक्सेशन पार्टनर सीए कमलेश जी जवाब दे रहे हैं। तो कमलेश जी, किसी का सवाल है मेरा टीडीएस काट लिया गया है तो क्या मुझे भी भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न? सर ऐसा है कि टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जी। जब कभी कोई पेमेंट करता है तो बिफोर पेमेंट करने के साथ ही उसमें टीडीएस काट के पेमेंट किया जाता है, क्योंकि ये इट्स ए काइंड ऑफ एडवांस टैक्स बोल सकते हैं। एडवांस टैक्स तो नहीं है, उसकी तरह ही है। इनकम देते समय ही सरकार टैक्स ले लेती है, जिसको हम टीडीएस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज करो किसी ने 1 लाख रुपए की बिजनेस रेवेन्यू जनरेट की है और वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसमें 2% टीडीएस 1% टीडीएस काट लिया जाता है और ये टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो टीडीएस कट गया है इसका करें क्या, ये मिलेगा कैसे। तो लोगों को ये समझ में आता है कि टीडीएस कट गया तो मुझे वापस लेना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वापस आए। ये डिपेंड करता है कि आपकी टैक्सेबिलिटी कितनी है। अगर आपकी टैक्सेबिलिटी कम आती है तो आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। अगर आपकी टैक्सेबिलिटी ज्यादा आ रही है तो उल्टा आपको पे करना पड़ेगा। मीनिंग भाई, बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते। मतलब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तब जाके आप रिफंड या टैक्स एडजस्टमेंट कर पाएंगे। ओके। अच्छा, अभी मतलब कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मुझसे मिले थे, वो कह रहे थे कि उनकी माँ पेंशन भोगी हैं और उनके जो पैसे बचते हैं वो बैंक में ही एफडी में जमा कर देते हैं। एफडी पे जो रिटर्न मिलता है उसमें टीडीएस काट के रिटर्न मिलता है। उनको पता ही नहीं था कि उनके माँ के नाम से टैक्स काटा जा रहा है। जब मैंने उनसे चर्चा की और हमने कहा कि आप रिटर्न फाइल कीजिए, तो उन्होंने रिटर्न फाइल किया तो उन्हें 20-22 हजार रुपए उनकी माँ के पेंशन से और एफडी से टैक्स काट लिए गए थे टीडीएस के रूप में, जो कि उन्हें वापस मिल गया। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे कि आपने हमें बता दिया और हमारा इतना पैसा लौट गया। तो वो जानना चाह रहे थे कि आखिर ये पैसा क्यों काट लेती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों काट लेती है, जबकि वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है उनकी माँ। सर, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा शिशिर जी, और वो ये कि इस केस स्टडी का आंसर देते हुए हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि टीडीएस कब कब कहां कटता है, कब कब डिडक्ट होता है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन था कि आपके किसी ने आपसे पूछा था टीडीएस 1 लाख आपका कट गया और एफडी का इंटरेस्ट था। तो देखो, 50,000 से ऊपर के अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है तो उस पे बैंक टीडीएस काट लेता है।
अगर उससे कम मिल रहा हो तो नहीं काटेगा, लेकिन इससे ऊपर मिल रहा है तो टीडीएस काट लेगा। तो इसके बचने के भी तरीके हैं। अगर किसी की इनकम नॉन टैक्सेबल है तो वो बैंक में जाए, अप्रैल के महीने में जाए, शुरू में जब भी जाए, एक फॉर्म होता है 15G और H, इस फॉर्म को भर के दे दे बैंक को, तो बैंक नहीं काटेगा। लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से बैंक को क्या पता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम है या नहीं है। इसलिए बैंक अपने कंप्लायंस को पूरा करने के लिए अपना टीडीएस काट लेता है 10% इंटरेस्ट के ऊपर। यानी सर, मैं अगर अपने व्यूअर्स को और अच्छे से समझा पाऊं, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि आपका जब नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है तभी आप बैंक में चले जाइए, उस फॉर्म को लीजिए और उस फॉर्म को फिल करके बता दीजिए कि मैं टैक्स पेमेंट के दायरे में नहीं आता हूं, इसलिए मेरा टैक्स मत काटिएगा। एम आई राइट सर? बिल्कुल सही। उस केस में आपको रिटर्न भी नहीं फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, टीडीएस कटा नहीं है, रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं है। लेकिन तो बैंक कैसे विश्वास करेगा, मतलब मेरी डिक्लेरेशन पर विश्वास कर लेगा कि भाई मैं मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है? सर ये सेल्फ असेसमेंट की तरह है। आप डिक्लेयर कर रहे हैं, बैंक अपने कंप्लायंस से फ्री हो रहा है। बैंक की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को 50,000 से ज्यादा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर 10% टीडीएस काट ले। लेकिन कानून में इनकम टैक्स नहीं है, उनको ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई एसएसी, अगर कोई कस्टमर जिसकी 50,000 से ज्यादा इनकम है इंटरेस्ट की, और वो टीडीएस नहीं कटवाना चाहता, क्योंकि वो करेगा क्या कटवा के? दोबारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रिफंड लेगा, तो कोई लॉजिक नहीं है उसके ऊपर कंप्लायंस डालने का। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये प्रोविजन दे रखा है, एक फॉर्म होता है फॉर्म G and H, इसको भर के आप बैंक को दे दो तो बैंक अपना कंप्लायंस पूरा कर लेगा और टीडीएस नहीं काटेगा। ठीक बात। और सर, ये टीडीएस आपने बताया कि जो बैंक का इंटरेस्ट होता है उस पर 50,000 से ज्यादा होगा तो वो कटेगा, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से वो हैं माध्यम जिनमें टीडीएस कटता है? मसलन चाहे किराए की बात हो या प्रोफेशनल फीस जो पेमेंट की हो जाती है, या प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में भी टीडीएस कटता है, डिविडेंड जो मिलता है उसमें भी टीडीएस कटता है। थोड़ा सा इस पर हम चाहेंगे कि आप डिटेल में बताएं। सर आपके क्वेश्चंस सम इशू, कनेक्टिविटी का इशू है? नहीं सर, अब ठीक है। अभी आवाज आ रही मेरी? जी, परफेक्ट। हाँ, ठीक ठीक ठीक। सॉरी, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया। शिशिर जी, इसको मेरे सवाल को फ्रेम कीजिएगा आप। बात यह है कि टीडीएस सिर्फ आमदनी, जैसे हमने आपसे बात की एफडी इनकम की, एफडी इनकम के अलावा जब आप रियल एस्टेट में कोई खरीद बिक्री करते हैं उसमें भी टीडीएस कटता है। कोई व्यक्ति है जो कि स्वतंत्र पत्रकार है, कहीं गया उसको पेमेंट मिलता है, या किसी प्रोफेशनल को पेमेंट मिलता है तो उसमें भी टीडीएस कटता है। और एक चीज और, डॉक्टर, वकील, ये सब तो टीडीएस 10% करता है, किसी किसी व्यक्ति का 20% भी टीडीएस कट जाता है। तो ये 10% और 20% वाला हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या लोचा है। किसी का 10% टीडीएस कट रहा है, किसी का 20% टीडीएस कट रहा है, तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, टीडीएस का नेचर पे डिपेंड करता है, किस नेचर की पेमेंट है। इनकम टैक्स ने एफडी के इंटरेस्ट 194A में इंटरेस्ट का अलग टीडीएस है 10%, प्रोफेशनल का अलग है 10%, कॉन्ट्रैक्टर का 2%, 1%, कमीशन में 2% हो गया। नेचर को ध्यान में रख के टीडीएस कटता है कि नेचर ऑफ द इनकम क्या है। लेकिन जहां पे 20% की बात की, जैसे किसी के पास पैन नंबर नहीं है जी, अगर किसी ने के पास पैन नहीं है, जैसे बैंकर है, बैंक ने बोला कि इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा हो गया, लेकिन आपके पास पैन नहीं है, तो बैंक क्या करेगा? उस केस में बैंक 20% काटता है हायर रेट में। तो जब जिसके पास पैन नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, प्रोफेशनल हो, अगर किसी ने डिडक्टर करने को, जो बंदा डिडक्ट कर रहा है वो कंपनी को आपने पैन नहीं दिया है, तो वो 5%, 2%, 10% की जगह वो काटेगा 20%। सर, मेरे सवाल जी प्लीज। हाँ, आपने प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी कुछ? जी हाँ, जी सर। उसपे भी 1% कटता है। अगर रेजिडेंट टू रेजिडेंट सील परचेज होता है 1% कटता है। अगर पैन नहीं होगा वहां पे भी 20% पे चला जाएगा। जी,
एक चीज ये सर कि नौकरी पेशा जो व्यक्ति है उसको टीडीएस रिफंड करने के लिए आईटीआर फाइल करना पड़ता है, भले ही वो टैक्स के दायरे में आए या ना आए। अभी हाल फिलहाल में इस पर संसदीय समिति की तरफ से एक प्रपोजल भी दिया गया है जिसमें इस चीज को खत्म करने की बात कही गई है। अभी फिलहाल क्या स्टेटस है और इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव भी आगे आने वाले समय में आ सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कौन कौन सी क्लैरिटी आने की जरूरत है और क्या कुछ और सुविधा मिल सकती है? देखिए ऐसा है कि अगर आपकी इनकम मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो हर व्यक्ति को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे 87A की जो रिबेट लेने के बाद वो भले टैक्स जीरो हो जाए, ऐसे हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है जिनकी इनकम अभी इस साल से 3 लाख से ऊपर है या पुराने ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख से ऊपर है। ठीक है, सबको कंपलसरी है फाइल करना। अगर कोई टीडीएस कटा है तो अब ये से वैसे भी फाइल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रिफंड करना है, क्योंकि इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है डिफॉल्ट असेसी का। अगर आपका टीडीएस कट गया और आप रिटर्न नहीं फाइल कर, मान लो कि आपने 100 रुपीज का टीडीएस कट गया और टोटल इनकम साल की 50,000 है, आप रिटर्न नहीं फाइल करते, यू विल बिकम द असेसिंग डिफॉल्ट, तो आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे आपने बोला है कि लोगों इस तरह का प्रोविजन, देखो सरकार है वो कुछ भी कर सकती है, सरकार जिसको छूट देना चाहे ला सकती है, उनके पास पावर है, सिस्टम है, वो किसी भी तरीके से किसी को कोई भी रिलैक्स कर सकती है। जी, लास्ट डेट तक अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया तो क्या जो मेरा टीडीएस मैं क्लेम कर सकता था वो मेरे को नहीं मिलेगा, या इसमें अभी कुछ चेंजेस आए हैं? नहीं, देखो लास्ट डेट तक अपन रिटर्न जो ड्यू डेट है, आप उसके ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। अच्छा। और ड्यू डेट के बाद करने में 5,000 की पेनल्टी या 1,000 रुपए की पेनल्टी लगती है, आप वो फाइल करके आप एडजस्ट कर सकते हो। और अगर मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होगा, 3 लाख से कम होगा न्यू रिज्यूमर लोन, उसमें आपका पेनल्टी भी जीरो हो जाएगी। अच्छा। जो 1,000 रुपए 5,000 रुपए की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम इनकम है फिर भी टीडीएस कट गया, आप रिफंड लेना चाहते हो, बिना पेनल्टी आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। अच्छा कमलेश सर, हमारे शिशिर जी इतने पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं, और जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो थी जिसमें हमने अपने व्यूअर्स को इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई तमाम बातों को बताया था, उसकी लास्ट डेट क्या है, क्या आपको अपने उपाय अपनाने चाहिए, आपने बड़े अच्छे से उसमें जवाब दिए, बड़े अच्छे उसमें व्यूज भी मिले और बहुत सारे सवाल आए थे। शिशिर जी अभी एक सवाल आपसे जरूर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है उन तमाम व्यूअर्स ने जो कमेंट्स करके अपने अपने सवाल पूछे हैं, तो मैं चाहूंगा कि शिशिर जी उन्हीं सवालों को आपके सामने रखें। एक हमारे व्यूअर ने आपसे सवाल जानना चाहा है, वो कहते हैं कि मैं पेंशनर हूं और पेंशन के साथ म्यूचुअल फंड में भी निवेश करता हूं, जाहिर सी बात है कि कभी वो म्यूचुअल फंड भुना भी लेते होंगे, कभी निवेश करते होंगे, तो उनको कौन सा फॉर्म भरना होगा? सर देखिए, म्यूचुअल फंड की इनकम जो आती है, गेन आता है, वो कैपिटल गेन कहलाएगा। अच्छा। और कैपिटल गेन जब भी किसी की आएगी तो अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो ITR 2 जाएगा। अच्छा, ध्यान रहे कि अगर सिर्फ कैपिटल गेन है तो भी ITR 2 जाएगा, और इसके अलावा कोई और इनकम है तो भी ITR 2 जाएगा। पेंशन या वेतन मिल रहा है तो भी आपको ITR 2 जाएगा। कंडीशन है बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। जी, और क्वेश्चन शिशिर जी? एक हमारे व्यूअर ने सवाल पूछा है कि क्या किसी सोसाइटी को भी ITR भरना होता है? जी, हर एक व्यक्ति जिसके पास पैन है, हर व्यक्ति को अपने रिटर्न्स फाइल करनी पड़े, चाहे वो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, जिसको भी है। क्योंकि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम आती है कि आप ना पता कैसे चलेगा उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। क्या होता है, सोसाइटी को 12 की एग्जेम्पशंस लेते होते हैं। हम हर कंपनी, हर सोसाइटी क्या करती है, इनकम टैक्स से अपनी इनकम पे टैक्स ना लगे इस बात के लिए इनकम टैक्स से एक सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन करवा रखा होता है, एग्जेम्पशन ले रखी होती है, जिसके अंदर उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता।
जी। तो ये बात बिना रिटर्न फाइल किए तो पता ही नहीं लगेगा। इस बात के लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और अगर आपने 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। एक और सवाल है, हमने अभी अभी चर्चा की थी प्लॉट के रजिस्ट्री के समय जो टीडीएस लगता है, तो एक हमारे व्यूअर पूछते हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री के समय जो टीडीएस कटता है वो रिफंडेबल है या नहीं? रिफंडेबल है तो कैसे हमें रिफंड मिलेगा? देखिए ऐसा है, पहली बात है, रिफंड जो प्लाट खरीदते समय तो खरीदने वाला टीडीएस जमा करता है, जी। जिसके फेवर में ज्यादा सेलर को इसका क्रेडिट मिलता है। तो सेलर को ये सेटअप होगा, जैसे एम्प्लॉयर टीडीएस काट लेता है, एम्प्लॉय सेटअप करता है, वैसे ही जो बायर है वो टीडीएस काटता है, जो पैसे देता है वो टीडीएस काटता है, जिसको पैसे मिलता है वो क्लेम करेगा। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने सेल परचेज की, बायर ने 1 करोड़ दिया, में से 1% टीडीएस काट के 1 लाख रुपए टीडीएस जमा करवाया, 99 लाख रुपए पेमेंट कर दिया सेलर को। सेलर क्या करेगा, जब अपनी टैक्स कैलकुलेट करेगा 1 लाख रुपए टीडीएस का अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करेगा। अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो और देगा, नहीं तो रिफंड कर लेगा। मान लो उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 बनती है तो सेलर 1 लाख रुपए का टैक्स क्लेम कर लेगा, रिफंड। जी सर, एक सवाल ये है कि छोटे व्यवसायी अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को घटाने के लिए अपने बिजनेस के खर्चों की कौन कौन सी चीजों को शामिल कर सकते हैं? मसलन क्या रेंट या जो स्टाफ की सैलरी है, इसके अलावा टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ट्रेवल का जो एक्सपेंस है, उन सब चीजों में किस तरह से शामिल करके अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को कम किया जा सकता है? देखिए, जो ये क्वेश्चन आपका बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस में क्या है, हर वो खर्चा जो बिजनेस से लिंक करता है सब अलाउ है। मतलब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू अगर फ्रेम करूं इस तरीके से कि मान लो किसी की टर्नओवर 5 करोड़ है, ठीक है, और उस 5 करोड़ की टर्नओवर सेल है, बट उसको कमाने के लिए उसने बहुत सारी परचेजेस किए हैं, सैलरी देता है, रेंट पे करता है, कोई सब्सक्रिप्शन पे करता है, फेस्टिवल एक्सपेंस देता है, बोनस देता है, बहुत सारे खर्चे करता है। वो खर्चे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, बिजनेस प्रमोशन करता है, लोगों को चाय पानी पिलाता है, उसके ऑफिस में लोग आते हैं, ये सारे के सारे खर्चे बिजनेस से रिलेटेड जो है सब अलाउ हुए हैं। तो 5 करोड़ मान लो रेवेन्यू है और इन कामों में खर्च हो गया 2 करोड़, तो 5 करोड़ माइनस 2 करोड़ 3 करोड़ के प्रॉफिट पे इस पे टैक्स लगेगा। अच्छा जी। एक और चीज सर कि एक हमारे व्यूअर पूछते हैं कि उन्होंने हाउस वाइफ को मकान बेचा, तो उसमें आईटीआर भरना होगा क्या? नहीं, हाउस वाइफ को मकान बेचा या हाउस वाइफ ने मकान बेचा? नहीं, उन्होंने लिखा है कि हाउस वाइफ को मकान बेचने पर आईटीआर भरना होगा। कोई हाउस वाइफ है, उन्होंने अपना मकान बेच, मतलब उन्हीं के नाम पर मकान था और उन्होंने मकान बेच दिया, तो क्या उनको आईटीआर भरना पड़ेगा? जी, अगर देखिए, फिर मैं दोबारा एक बेसिक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूं। हर वो व्यक्ति जिसकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम ज्यादा है, उन सबको रिटर्न्स कंपलसरी है। अब आपका क्वेश्चन है कि हाउस वाइफ है, इनकम नहीं है, लेकिन वो एसेट्स उनके नाम पे है। हाँ। एसेट्स उनके नाम पे, पैसा उनके अकाउंट में आया है। अगर टीडीएस कल को 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी हो, टीडीएस भी कटा होगा। अगर पीडीएस कटेगा तो रिफंड कैसे क्लेम एडजस्ट कैसे करोगे? आपको टैक्स लायबिलिटी तो ऑनर को आती है। जब तक कि ये प्रूफ ना हो कि ये हस्बैंड की अगर है, तो ये क्लबिंग का प्रोविजन है कि अगर आप ये प्रूफ करते हो कि नहीं ये सारी के सारी प्रॉपर्टी, पैसा सब हस्बैंड का है, तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ क्लबिंग। तो उठा के वाइफ की इनकम हस्बैंड में क्लब होके हस्बैंड टैक्स देगा। हाउएवर अगर इस तरह के प्रोविजन नहीं है तो हाँ, चाहे हाउस वाइफ हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसने कोई भी कैपिटल गेन इनकम कमाया है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अदरवाइज इनकम टैक्स के नोटिस आने की संभावना है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी है, ये जब रजिस्ट्री करता है तो ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स से शेयर करता है। अच्छा। इनकम टैक्स पे पैन नंबर होता है, नाम होता है, तो जब इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल नहीं करोगे तो मैच नहीं होगा, तो चांसेस है इनकम टैक्स नोटिस आने के लिए। इसलिए हाउस वाइफ को भी रिटर्न अपनी फाइल करना चाहिए, कोई भी इनकम है, कैपिटल गेन भी इनकम है। अच्छा। एक और सवाल है सर कि सीनियर सिटीजन के लिए
आईटीआर में कोई विशेष जानकारी की जरूरत होती है या नॉर्मल? सर सीनियर सिटीजन हो या नॉन सीनियर सिटीजन हो, हर एक इनकम वैसे ही टैक्स होती है जैसे नॉर्मल लोग नॉन सीनियर सिटीजन को। बस मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा सीनियर सिटीजन को। तो बस ये फर्क है, अदरवाइज सब एक जैसा है, सेम कैलकुलेशन है। बस इसमें सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स का अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो। अच्छा, मतलब उनको एडवांस टैक्स पे नहीं करना होगा। हाँ, उनको फॉर्म वही होगा जो नॉर्मल व्यक्ति को भरना होगा। हाँ, एज जैसे 60 प्लस हो जाता है उनको ना, 60 प्लस होते ही उनको इंटरेस्ट नहीं लगता एडवांस टैक्स का। नॉर्मल व्यक्ति अगर इनकम है, अगर वो उन्होंने अपना एडवांस टैक्स पे नहीं किया, 10,000 से टैक्स लायबिलिटी ऊपर होती है तो उसको एडवांस टैक्स देना होता है। अगर नॉर्मल व्यक्ति को हमेशा इंटरेस्ट पे करना होता है, अगर नहीं देते साल में 4 बार पेमेंट करना होता है। लेकिन ये सुविधा है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है उनको इस तरह के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है, एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये तो हुई सीनियर सिटीजन की बात, लेकिन यदि कोई एनआरआई हो तो एनआरआई भी क्या वही फॉर्म भरेंगे जो हम लोग भरेंगे? बिल्कुल सर, एनआरआई हो या इंडियन रेजिडेंट हो, नंबर ऑफ फॉर्म के सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फॉर्म भरा जाएगा जी। सेम चीज, जिस तरह का नेचर ऑफ इनकम है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता आप एनआरआई हो नॉन रेजिडेंट हो, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इनकम क्या है। एक हमारे व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैं पेंशनर हूँ, मकान किराया पेमेंट करता हूँ, मकान किराए पर रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? पेंशनर हैं तो देखिए, पेंशन में जब तक मकान किराए में 2 तरीके की बात होती है, एक होता है एचआर है, एक होता है कि किराया देता हूँ। एक सेक्शन है 80 जीजी, जिसके अंदर 5,000 रुपए पर मंथ की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 5,000 रुपए पर मंथ की डिडक्शन अगर आप किराए पर रह रहे थे तो आपको क्लेम हो जाएगी। लेकिन वो न्यू टैक्स रेजिम में वो भी नहीं है, दैट इज अवेलेबल इन द ओल्ड टैक्स रेजिम। ओके। और बेटर और कंपेयर करेंगे तो न्यू टैक्स रेजिम इज बेटर देन द ओल्ड रेजिम एज ऑफ नाउ, और आगे भी बेटर रहेगा। अच्छा। तो एक और सर पूछते हैं कि मैं एक पेंशनर हूं, मैंने गोल्ड लोन लिया है जिसका हर महीने ब्याज तथा मूलधन का कुछ हिस्सा भी चुका रहा हूं, क्या मुझे इनकम टैक्स में कोई रिबेट या राहत मिल सकती है? मार्गदर्शन कर। सर देखिए, ऐसा है, पर्सनल लोन के ऊपर, गोल्ड लोन है या इस तरह के लोन के ऊपर जो भी ब्याज दिया जाता है उसका कोई, क्योंकि ये पर्सनल कैपेसिटी में किया गया है, इस पे कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन नहीं है, कोई भी एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं है। अगर अदर देन दैट होता तो जैसे हाउसिंग लोन होता तो पॉसिबल है, अदरवाइज कोई पर्सनल लोन है, गोल्ड लोन है, आपने कार के ऊपर गिरवी रख के लोन ले लिया, इन सब पे इंटरेस्ट के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर ये पर्सनल कैपेसिटी में, अगर जब तक अगर इनका बिजनेस नहीं है तो। अच्छा। एक व्यक्ति पूछते हैं कि टीडीएस डिडक्टर ने अभी तक टीडीएस अमाउंट अपलोड नहीं किया है, तो टैक्स क्या करे, कैसे वो देखिए अमाउंट के बारे में कैसे वो ये अक्सर प्रॉब्लम आती है लोगों को कि जो डिडक्टर है, जो एम्प्लॉयर है, जो टीडीएस काटने वाला है, उसने टीडीएस तो काट लिया जी, लेकिन उस टीडीएस को उसने गवर्नमेंट अकाउंट में, इनकम टैक्स अकाउंट में जमा नहीं करवाया। जब तक वो इनकम टैक्स में अकाउंट में जमा नहीं करवाएगा, मैं अपने रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरी रिटर्न जो मिसमैच हो जाएगी और मेरा जो क्लेम है वो मिलेगा नहीं मुझे, तो उससे इनकम टैक्स डिमांड निकाल के मुझसे पैसे मांगना शुरू कर देगा। अच्छा। ठीक है, तो ये एक चैलेंजेस आता है। इसका वे आउट ये है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि जल्दी से जल्दी अपने रिटर्न फाइल करें। अगर फिर भी नहीं कोई सुनता है तो इसके ग्रीवेंसेस रेज कर दें इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो कंप्लेंट रेज कर दो, वो फटाफट उनको नोटिस इशू हो जाएगा और उनको जाएगा और फटाफट वो अपने रिटर्न्स फिर रिवाइज वो फाइल करेंगे टीडीएस की। अक्सर लोगों को ये पता नहीं है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फटाफट इनकम टैक्स पोर्टल पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है ग्रीवेंसेस रेज करने का, कंप्लेन रेज करने का। आप वहां जाएं, अपनी कंप्लेन रेज करें। जैसे आप उनकी डिटेल डालोगे, पैन और टीडीएस टैन नंबर डालोगे, इनकम टैक्स का जो टीडीएस डिपार्टमेंट इमीडिएटली जाके उनको नोटिस इशू कर देगा। अच्छा सर, कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास जो है कोई विदेशी आमदनी नहीं है, विदेश में कोई संपत्ति भी नहीं है, तो उसको क्या टैक्स रिटर्न में इस चीज का खुलासा करना होता है?
नहीं, कोई पहली बात है कि टैक्स रिटर्न इस पे डिपेंड करता है कि आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। आप इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन में नॉन रेजिडेंट है। अगर 182 दिन या इससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट कहलाओगे, आप चाहे किसी भी कंट्री के सिटीजन हो। रेजिडेंट से सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है। ओके। नंबर 1, अगर आप रेजिडेंट इन इंडिया हो तो आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल इन इंडिया है। मतलब आप लंदन में इनकम कमाओ लेकिन आप रेजिडेंट इन इंडिया हो तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। और क्वेश्चन जो आपका है कि फॉरेन में नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। जब है ही नहीं तो मैं डिस्क्लोज क्या करूंगा। लेकिन अगर मेरा 1 रुपए का भी बैंक अकाउंट कहीं पे खुला हुआ इंडिया के बाहर और मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ, उसको डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। अगर मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वहां पे 10 लाख रुपए तक के पेनल्टी के प्रोविजन है। फॉरेन में किसी भी व्यक्ति का, चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनी है, कोई भी है, अगर फॉरेन में कोई भी एसेट्स है, चाहे वो बैंक अकाउंट खुला है, चाहे किसी कंपनी के शेयर्स हैं, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया है तो ये सर बहुत ही सीरियस इशू है। इसमें ईडी भी आ सकती है क्योंकि ब्लैक मनी का केस बन सकता है। तो इसलिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, फॉरेन में कोई एसेट्स है, आप उसको डिस्क्लोज जरूर करें। मैंने अभी पिछले बजट में इस बात का प्रोविजन आया था, क्योंकि इंडिया में काम करते हैं फॉरेन कंपनी के लिए, उनको ईशॉप्स मिल जाते हैं। हाँ, ईशॉप्स मिलते ही वो फॉरेन कंपनी का ईशॉप्स मिल गया, फॉरेन एसेट्स हो गया, वो डिस्क्लोज नहीं करते। जब अच्छा, तो उसको अभी डिस्क्लोज, जैसे अभी एक मामला आया था कि किसी व्यक्ति ने Amazon.com में ज्वाइन किया, कॉलेज से निकला, उसका प्लेसमेंट हो गया अमेजन में, और उसको जिस दिन ज्वाइन किया, वेलकम किट में लैपटॉप वगैरह के साथ अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड 5 शेयर अमेजन के मिल गए। तो वो क्या, जब रिटर्न दाखिल करेगा अपना भारत में, तो उसको इस बात का डिस्क्लोज मतलब करना होगा? बिल्कुल सही। अभी मैंने यही बता रहा था कि पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक विंडो ले आए। उन्होंने बोला जिन्होंने इस तरह के ईशॉप्स के केस में जिन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया और वैल्यू अप टू 20 लाख है, उनको बोला अब डिक्लेयर कर दो। ठीक है, उनको सिर्फ ईशॉप्स के केस में रिलैक्सेशन मिला है। हाउएवर हर व्यक्ति को, आपके पास मैंने बोला 1 रुपए का शेयर्स है या 1 रुपए का बैंक अकाउंट है, उसको डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, अदरवाइज देयर इज अ पेनल्टी ऑफ ₹10 लाख। ओहो जी। अरे सर, अभी जो है कुछ एक म्यूचुअल फंड है जो कि आपको विदेशी शेयर बाजार में भी निवेश की सुविधा देते हैं। कई कैसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि आपको अमेरिकी फंड में निवेश करके वहां अमेरिकी शेयर बाजार से पैसा कमाने का मौका देते हैं। तो ये भी क्या विदेशों में अर्जित संपत्ति मानी जाएगी और इसकी घोषणा करनी होगी? नहीं, ये विदेशों में नहीं है। उसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड इंडिया का है, हमने किसी इंडियन बंदे को फंड दिया, वो कहीं जाके इन्वेस्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली इन्वेस्ट है। ठीक है, किसी हम प्लेटफॉर्म के थ्रू गए हैं तो इसको जरूरत नहीं है डिस्क्लोज करने की। अच्छा, ये इंडियन कैटेगरी की मानी जाएगी, इनकम इंडिया, क्योंकि आपको जो आपका एएमसी है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, वो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करती है, वो उसका और उस कंपनी का मामला है। मैंने तो एएमसी कंपनी इंडिया को दिया है, तो मेरी इनकम इंडियन कंपनी से आएगी, भले उसने फॉरेन में इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए जरूरत नहीं है, ये इंडियन की तरह ट्रीट होगा। एक और व्यक्ति सवाल कर रहे थे कि वो वेतनभोगी हैं और इसके साथ साथ वो म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाते हैं, शेयर बाजार में भी पैसे लगाते हैं। कभी म्यूचुअल फंड में कुछ यूनिट बेच देते हैं, कभी खरीद लेते हैं। उसी तरह शेयर में कि कभी ज्यादा मुनाफा होता है तो बेच देते हैं, फिर गिरता है तो खरीद लेते हैं। वो अभी तक सरल, चूंकि वेतनभोगी हैं तो सरल का उपयोग करते, सरल फॉर्म मतलब ITR 1 भरते रहे हैं। तो क्या वो सही कर रहे हैं या उनको कोई दूसरा फॉर्म भरना चाहिए? सर, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि ITR 1 फॉर सैलरी या अदर सोर्सेज के लिए है। अच्छा, ठीक है, जब वो शेयर्स में सेल परचेज कर रहे हैं, प्रॉफिट आता है, गेन होता है, तो वो रिडीम कर लेते हैं, शेयर बेच देते हैं म्यूचुअल फंड में, तो कैपिटल गेन, इसका मतलब ITR 1 में इस तरह का कॉलम नहीं है दिखाने का, तो आप उसको, इसका मतलब हाइड कर रहे हैं आप अपनी इनकम। ओके। तो आप अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो आपको ITR 2 भरनी पड़ेगी, जहां पे इस तरह के प्रोविजन है, इस तरह के कॉलम है, जहां पे आप दिखा सकते हो
क्योंकि आईटीआर 1 में इस तरह का कॉलम है ही नहीं, तो इसलिए सूटेबल आईटीआर 2 होगा इनको फाइल करने के लिए आपके इस दर्शक को। अच्छा, यदि वो शेयरों की खरीद बिक्री मतलब खरीदे और बेचे नहीं, म्यूचुअल फंड में निवेश करे लेकिन उसको रिडीम ना करे, लेकिन डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड इनकम वो आईटीआर 1 में ही को करें या आईटीआर 2 भरना होगा डिविडेंड इनकम के लिए? सर आपने क्वेश्चन पूछा है कि एक तो सैलरी इनकम है, साथ में उसको डिविडेंड आता है, लेकिन उसने कैपिटल गेन नहीं कमाया क्योंकि उसने शेयर्स खरीदे हैं, बेचे कभी नहीं है। ठीक है, अगर पूरे साल में आपने कोई शेयर्स नहीं बेचे हैं, डिविडेंड या म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं करवाया, तो उस केस में आपकी कैपिटल गेन इनकम नहीं है। जब कैपिटल गेन इनकम नहीं है तो आपको आईटीआर 1 सुटेबल होगा, क्योंकि आपके पास कैपिटल गेन इनकम नहीं आता। डिविडेंड जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है, और आईटीआर 1 में ये प्रोविजन है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसमें आ जाएगा, इसलिए आईटीआर 1 दिखा फाइल कर। और जैसे वेतनभोगी है, उसके पास एक से ज्यादा मकान है, किराए पे दे रखा है, तो उनके लिए क्या आईटीआर 1 होगा या कोई दूसरा फॉर्म होगा? आईटीआर 2। अच्छा, उनके लिए भी आईटीआर 2 होगा। आईटीआर 2 अदर देन बिजनेस के लिए पूरा हर तरह के नेचर को कवर करता है। आईटीआर 1 बहुत सिंपल है, लिमिटेड चीजों को कवर करता है जी। मतलब चाहे वो वेतनभोगी हो या दूसरी चीजों से आमदनी हो या बिजनेसमैन हो, यदि वो मकान किराए से उनको पैसे अर्जित करते हैं तो वो आईटीआर 2 ही भरेंगे ना। आईटीआर ने बिजनेस वर्ड नहीं यूज करे, हमने बिजनेस वर्ड यूज करते आईटीआर 3 में शिफ्ट हो जाओगे आप। ओहो, अच्छा। तो हमें नेचर ऑफ बिजनेस ध्यान रखना है। अदर देन बिजनेस आपकी कोई इनकम है, ठीक है, चाहे कैपिटल गेन है, कुछ भी हो रहा है, रेंटल इनकम है, तो आप आईटीआर 2 में जाओगे। मतलब मकान मालिक हैं, किराए से आमदनी करते हैं, तो आईटीआर 1 भरने की गलती ना करें, उनके लिए आईटीआर 2 ही है। आईटीआर 2 ही जाएगा, आईटीआर 1 में प्रोविजन ही नहीं है उस तरीके का। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो मकान किराए पे देते हैं, मकान किराए से आमदनी अर्जित करते हैं, लेकिन वो आईटीआर 1 भरते हैं। नहीं तो वो छुपाते हैं, वो उसमें प्रोविजन नहीं है, इसलिए इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई, यदि वो पकड़े गए या उसके किराएदार ने कहीं शिकायत कर दी, तो क्या इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई जुर्माने या पेनल्टी का प्रावधान है? सर देखिए, अगर कोई इसे बोलते हैं इनकम स्केपमेंट, हम इनकम टैक्स की भाषा में, उन्होंने इनकम चोरी कर रहे हैं। अगर किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता लग जाता है कि इनकम स्केप हो रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर या लॉ के अंदर इस प्रोविजंस हैं, उसको स्कूटनी का नोटिस भेज सकते हैं, उसको 131A में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जिसकी तरह उनको इंक्वायरी कर सकते हैं, रियलिटी का पता लगा के केस खोल सकते हैं। अगर 3 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया है तो 148 में नोटिस रीअसेसमेंट का खोल सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर है तो 143(2) का स्कूटनी नोटिस भेज के केस खोल के वेरीफाई करके उनसे एविडेंस लेंगे, जो टैक्सेशन बनता है टैक्स लगाएंगे, अलोंग विद दैट पेनल्टी 200% और इम्पोज करेंगे इंटरेस्ट के अलावा। तो कुछ और सवाल आपके? नहीं, बिल्कुल, आपने सभी हमारे व्यूअर्स के सवाल लिए, और कमलेश सर ने भी बड़े अच्छे से सभी को जवाब दिया, सेटिस्फाई सभी हमारे व्यूअर्स हुए होंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। कमलेश सर, आपने टीडीएस और रिटर्न फाइल को लेकर इतने अच्छे से सारी चीज़ों को बताया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। कोई और आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं लास्ट में सर? हाँ, मैं अभी एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक एफएंडो है शेयर्स में, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोग डील करते हैं, लोगों को पता नहीं होता, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं या सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, वो एफएंडो में डील कर लेते हैं। जो एफएंडो में डील करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील करते हैं, बिना डिलीवरी को शेयर्स लिए हुए सेल परचेज कर देते हैं, जिसको हम इंट्राडे कहते हैं। ये कैपिटल गेन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, इनको बिजनेस हेड की तरह बिजनेस हेड में ट्रीट किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, लोग इसको कैपिटल गेन ना समझें, ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी, बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और खासकर ये मैं आपको बताऊं, बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, इवन बहुत सीनियर ऑफिसर से इस तरह की गलती, क्योंकि बिजनेस हेड में जाते ही वो बिजनेस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिजनेस नहीं कर सकता जब तक वो पोस्ट पे है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, लोगों को समझ नहीं आ रही है। जितने व्यूवर्स देख रहे होंगे, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, वो ध्यान रहे गलती क्या कर रहे हैं, एफएंडो को
कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट एफ कैपिटल गेन नहीं है, इंट्राडे कैपिटल गेन नहीं है, ये बिजनेस हेड की कैटेगरी में आएगा। बस यही बोलना चाहता हूँ। जी सर, कमलेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, और शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धन की बात की इस एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।